सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वक्त पटना में मौजूद हैं। एबीपी न्यूज का शिखर सम्मेलन आप देख रहे हैं। तमाम दिग्गज बड़े नेता आज उस मंच से राजनीति की बात करेंगे और वो कौन सा गणित है जिसे अपनाकर वो अपनी अपनी पार्टी को अगड़ों में शामिल करने की कोशिश करेगा सत्ता में, यही जानने की कोशिश यहां पर एबीपी न्यूज की टीम करने वाली है। और अब जो अगले मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करवाऊं उससे पहले आप जानते हैं कि सत्ता में कई समझौते होते हैं। कई बार एक शख्स पावर और पद के लिए अपने को भी भुला देता है, लेकिन आज की तारीख में आपके सामने अभी स्टेज पर एक ऐसे शख्स होंगे जिन्होंने सत्ता के ऊपर सम्मान को रखा। सम्मान की बात करने वाले उपेंद्र कुशवाहा हमारे अगले गेस्ट हैं। उपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं चाहूंगी आप स्टेज पर आए और मैं साथ में आमंत्रित करना चाहूंगी मेरे सहयोगी सुमित अवस्थी का। सुमित, आपसे पहली रिक्वेस्ट है कि आप माइक हाथ में ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया पटना की जनता, बिहार की जनता, हम सबको मौका देने के लिए, एबीपी न्यूज को अपने आंगन में बुलाकर इस सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए। जोरदार तालियां उपेंद्र कुशवाहा साहब के लिए। उपेंद्र जी, अभी तक आप सत्ता में थे, आप केंद्र में मंत्री थे, अब आप विरोध में हैं। कौन सी भूमिका ज्यादा अच्छी लग रही है आपको, जिसमें मलाई काट रहे थे या जो मलाई काटने जाने वाले हैं? देखिए, एक तो बड़ी विडंबना है कि सत्ता को मलाई काटने वाली जगह कही जाने लगी है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, कुछ लोगों ने ऐसा बना दिया जिसके चलते ऐसी बात लोगों के बीच आ जाती है। सत्ता मलाई काटने की जगह नहीं है। सत्ता है, कुछ लोग हैं जो सत्ता को बिल्कुल साध्य समझ लेते हैं। सत्ता साधन है, साध्य नहीं है। हमारे मन में या जिस पार्टी के साथ हम होते हैं, जिस सिद्धांत के साथ होते हैं, उसके अनुकूल मौका मिलने पर क्या हमारी परिकल्पना है, क्या हमारी सोच है, जनता के लिए हम क्या करना चाहते हैं, देश के लिए, राज्य के लिए, सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हैं, वहां जाकर इस बात की कोशिश, प्रयास करना कि उसको इंप्लीमेंट करें, लोगों के बीच लाएं, इसके लिए है। और फिर यह बहुत कठिन काम होता है। इसलिए वहां यह कहना कि मलाई के लिए, किन लोगों ने सत्ता को मलाई काटने का साधन बना दिया? नाम लेके बोलिए ना, आप तो राजनीति में हैं, खुलकर बैटिंग करते हैं, छुप छुप के क्या बात करना? देखिए, खुलकर छुप छुप बात करने की बात नहीं है, लेकिन सब लोगों को मालूम है। मैं नहीं हूं उसमें, बस इतना मैं अपने बारे में कह सकता हूं। आप खुल के नहीं बोल रहे हैं, ये आप डिप्लोमेट हो रहे हैं। मैं अब आप पॉलिटिशियन से डिप्लोमेट हो गए। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपने बारे में, मेरे बारे में कोई इस तरह का कोई आरोप हो तो कोई व्यक्ति मेरे ऊपर आरोप लगा सकता है, वरना बाकी किसके लिए कहा आपने? मैं फिर से पूछूंगा, देश की जनता जानना चाहेगी, क्योंकि आपने अभी अभी साथ छोड़ा भारतीय जनता पार्टी का। तो आप मोदी जी या अमित शाह जी के लिए बोल रहे हैं या आप नीतीश कुमार जी के लिए बोल रहे हैं जिनके साथ आप थे? साफ साफ बोलिए ना। नहीं, देखिए, सामान्य तौर पर एक धारणा बन गई है, वरना आप भी इस सवाल को क्यों पूछते हमसे? लोगों के मन में यह धारणा है कि सत्ता में लोग होते हैं मलाई काटने के लिए। उसमें कोई व्यक्ति विशेष की ओर मेरा इशारा नहीं है। पूरी राजनीति की जो गिरावट है, मैं उसकी ओर आप को इशारा कर रहा हूं। राजनीति में इस तरह की गिरावट आ गई है। एक तो आज आम लोगों में, राजनीति करने वाले लोगों के प्रति विश्वसनीयता इतनी कम हो गई है कि लोग सीधे समझते हैं कि अच्छा, ये नेता मतलब कहीं ना कहीं पटरी से अलग। यह ठीक नहीं है, यह धारणा ही ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन फिर हम कहेंगे ये धारणा लोगों ने बना दी है, ऐसा नहीं कि ये आपको 4 साल सत्ता में रहने के बाद समझ में आया कि सत्ता मलाई काटने का साधन नहीं है, इसीलिए आपने सत्ता छोड़ दी? ऐसा सन्यासी हो गए अब आप? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जब से जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों के सानिध्य में मैंने राजनीति की शुरुआत की, आप समझ सकते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी सत्ता में कितने दिनों तक रहे और बाहर भी रहे, लेकिन जब गए इस धरती से तो उनके अकाउंट में महज कुछ हजार रुपए थे। तो आप समझ सकते हैं, अब उनके सानिध्य में और उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने राजनीति की शुरुआत की है। तो मन में वहीं से यह बात थी कि सत्ता कभी भी मलाई लेने की जगह नहीं हो सकती। उपेंद्र बाबू, मैंने आपको टोका नहीं सवाल के जवाब में। मैं उम्मीद कर रहा था कि आप कर्पूरी ठाकुर जी से नीतीश कुमार तक भी आएंगे,
क्योंकि आप अच्छे मित्र रहे हैं दोनों, आप दोनों ने साथ साथ राजनीति की है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? मैं गलत बोल रहा हूं कि हाँ या ना? पहले इस बात का जवाब। आप मित्र थे ना? राजनीति तो हमने की है, बिल्कुल। आप मित्र थे ना दोनों, आप लोग साथ में, नीतीश जी और आप? बिल्कुल, बहुत अच्छे मित्र रहे। बिल्कुल साथ साथ रहे हैं, इसमें हम कहाँ इनकार कर सकते हैं, साथ साथ रहे। साथ साथ रहे। अब ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार जी के साथ इतना बैर है? जब से नीतीश जी एनडीए के साथ जुड़े, उपेंद्र जी के मन में खिंचाव शुरू हो गया। देखिए, मैं बताऊं आपको कि एनडीए से जुड़े उस वक्त से मेरे मन में कोई खिंचाव शुरू हो गया, ऐसी बात नहीं थी जी। लोगों को याद होगा, आप लोगों को भी याद होने चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। बिहार में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो गिरावट है, खास करके जो गरीब बच्चे हैं, दलित, अति पिछड़ा परिवार के बच्चे, या ऊंची जाति के भी जो गरीब घर के लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए सरकारी स्कूल। नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए थे तो सब लोगों की उम्मीद थी कि नीतीश जी आएंगे तो एजुकेशन सेक्टर को ठीक करेंगे, जिससे सीधे गरीबों का कंसर्न है, हेल्थ सेक्टर को ठीक करेंगे। लेकिन आज क्या हुआ? 15 साल उनका भी पूरा होने वाला है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन ऐसा सेक्टर है जिसको मेरी समझ से अगर न ठीक ठाक किया जाए तो कुछ भी कर लीजिए, विकास की बात ही बेईमानी है। एनडीए में नीतीश जी नहीं आए थे तब हमने इस अभियान को शुरू किया था, एजुकेशन सिस्टम ठीक करो। सत्ता में हम थे, उस वक्त मंत्री थे भारत सरकार में और उसी विभाग के मिनिस्टर थे, उसके बावजूद हमने शुरू किया था। हमारी पार्टी इस काम को कर रही थी जब नीतीश जी एनडीए में नहीं आए थे, तब हमने शुरुआत की। एनडीए में नीतीश जी आ गए तब भी हम उसको कंटिन्यू रखे, और आज एनडीए में हम नहीं हैं तब भी उसको हम कंटिन्यू रख रहे हैं। इसलिए नीतीश जी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा जैसा ऐसा नहीं। आपकी बातों से साफ लगा कि 15 साल से वो मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो काम नहीं किया। तो जब वो एनडीए में लौटे साल सवा साल पहले, तब आप उस दिन क्यों नहीं अलग हो गए? आप क्यों चुनाव के आने का इंतजार कर रहे थे कि 19 के चुनाव की परिपाटी लिखी जाएगी और उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ अलग हो जाएंगे? देखिए, अभी बिहार की जनता ने मैंडेट नीतीश जी को दिया था, और नीतीश जी ने किस तरह से मैंडेट के बारे में सब लोग कहते हैं कि वोट किसी से लिया, जन भावना कही थी, और उसके बाद फिर उन्होंने खुद ही चेयर बदल लिया। अब बीच में मैं भी करता तो मेरे ऊपर शायद यही आरोप लग जाता ना कि मैंडेट नरेंद्र मोदी जी के साथ सरकार में रहने का लिया था, और फिर अब बीच में हट के अब नरेंद्र मोदी जी। इसलिए मैंडेट जो हमको था, उस मैंडेट को पूरा करना था। लगभग 5 साल हमने उस जनादेश का अपमान नहीं किया। दूसरे लोग जनादेश का अपमान करते हैं, नीतीश जी ने आपने इस्तीफा दे दिया लोकसभा से? नहीं, लोकसभा से इस्तीफा नहीं दिया। नहीं, लोकसभा से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर आप बीजेपी के साथ बैर हो गया है, एनडीए का साथ छोड़ दिया है, जनादेश तो जनता ने दिया ना, जनता की अदालत में कैसे हुआ? लोकसभा से इस्तीफा देने का मतलब चुनाव तो फिर होगा उसी समय पर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बीच में आपका वैल्यू रह जाता, आपका मूल्य बढ़ जाता राजनीति में। मूल्य बढ़ने की बात के लिए नहीं थे। मूल्य जनता तय करती है, इसलिए मूल्य बढ़ा या घटा उस पर कोई लोग बात तो ये भी कह रहे हैं, आपके आलोचक जो हैं, कि इन्होंने 6 महीना उल्टी गिनती गिना नहीं कि अब चुनाव नहीं हो सकता, उपचुनाव, इसलिए आप इस्तीफा दे देते, आप अलग हो जाते। हम इस्तीफा दे देते तब ये आरोप लगता कि अब 6 महीना नहीं, तभी आप एनडीए से अलग हो गए, लेकिन लोकसभा से अलग नहीं हुए। लोकसभा से अलग होकर भी क्या करते? अभी तो लोकसभा से अलग होते, चुनाव होता नहीं, मान लिया मैं जीतता या कोई जीतता, अगर दोबारा मैं चुनाव लड़ता तो फिर जनता का इतना दिनों तक नुकसान होता ना, काराकाट क्षेत्र की जनता का। भाई जनता ने तो आपको इसलिए वोट दिया था कि आप बीजेपी के साथ थे। ये भी तो आपने जनता के साथ दगाबाजी किया। जब 14 में लड़ रहे थे तो बीजेपी पासवान जी के साथ थे ना आप? हाँ, बिल्कुल थे। फिर आपने अब जनता के बगैर पूछे छोड़ दिया आपने। वो जनता के जनादेश का अपमान नहीं है? बिल्कुल नहीं है जनादेश का अपमान, क्योंकि जनता, मैं कुछ देर कर रहा था एनडीए से अलग होने में, तो जनता की ओर से आवाज आ रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा जी अब देर क्यों कर रहे हैं, अब देर मत कीजिए, अब देर मत कीजिए। क्षेत्र में चलना मुश्किल हो गया था। वहां लोग कहते थे कि अब जा करके पहले एनडीए छोड़ करके आइए। अब इस तरह की बात लोगों के बीच से आ रही थी, इसलिए कहीं से अपमान जैसा नहीं। जनता ये कह रही थी कि उपेंद्र जी आप एनडीए का साथ छोड़िए, लेकिन लोकसभा में बने रहिए। देखिए, जनता अभी लोकसभा का सत्र खत्म हुआ, आप वहीं बैठे हुए थे, तमाम तस्वीरें देखी हमने उसी कुर्सी पर। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, हम कुर्सी भी नहीं बदली आपकी। हम फिर जरा उस चीजों को समझिए, चीजों को समझिए। हम अगर छोड़ देते, इतने दिनों तक जगह खाली रहती, तो काराकाट क्षेत्र की जनता का नुकसान होता कि नहीं होता? सबसे बड़ी चीज यह। दूसरी चीज, कुछ काम जो हम वहां रहते हुए अपने कंस्टिट्यूएंसी के लिए और बिहार के लिए कर रहे थे, जो पाइपलाइन में था, अगर उसको हम उस वक्त छोड़ देते
तो अब कुछ बहुत प्रयास करके एक आध केंद्रीय विद्यालय हम खुलवा पाए अपने कंस्टिट्यूएंसी में, मामला पेंडिंग रह जाता। अब पेंडिंग रह जाता, मुझको लग रहा था कि जनता के लिए चाहे चलिए जितना ही काम हो जाए, एक मामला पेंडिंग रह गया, अब विस्तार से उसके लिए बात करनी पड़ेगी, लेकिन एक मामला पेंडिंग रह गया तो हमको लगता था कि जितना काम लोगों का हो जाए उतना अच्छा है, तो इसलिए हमने किया। पर उपेंद्र बाबू, फिर अगर एनडीए से अलग होना ही था, आपने इस्तीफा दिया, तो आपकी पार्टी के लोग क्यों बीजेपी के साथ बने हुए हैं? आपके विधायक उधर चले गए, आपके सांसद उनके संपर्क में हैं, उनके साथ हैं, क्यों है ऐसा? देखिए पहले से है लोग, कोई नया नहीं है। सांसद जिनके बारे में कौन मौका परस्त है, आप हैं कि वो लोग हैं? जनता क्या समझे? आप अभी तो इस सवाल का जवाब जनता ही देगी कि मैं मौका परस्त हूं या दूसरे लोग। अब इसका जवाब मैं खुद क्या दूं? आपकी पार्टी टूट गई सर, आप अलग हो गए, लग रहा है कि आपका अपनी नाक ज्यादा नहीं टूटी, पार्टी से कोई पार्टी से बड़ा रूप आपने अपना रख लिया। पार्टी नहीं टूटी, पार्टी से एक आध व्यक्ति इधर से उधर होने का मतलब पार्टी नहीं थोड़े होता ज्यादा है। सही से बता दीजिए, बता तो रहे कि पार्टी नहीं, एक आध व्यक्ति नहीं है, ज्यादा लोग। पार्टी नहीं टूटी, दो तो विधायक ही हैं, सांसद भी एक है। सांसद विधायक से पार्टी नहीं होती है, पार्टी हजारों कार्यकर्ता जो गांव में मेहनत करके दल को बनाते हैं उससे पार्टी होती है, पार्टी सांसद विधायक से नहीं होती। तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी मजबूत है अभी भी? बिल्कुल मजबूत है। तो कितनी सीट मांगेंगे इस गठबंधन में, महागठबंधन में? महागठबंधन में 1, 2, 3, पिछली बार 3 लड़े थे, तीनों जीते थे मोदी जी के साथ। अब तेजस्वी जी के साथ कितनी लड़ेंगे? अब कितनी लड़ेंगे तो बैठकर तय करेंगे हम लोग, अभी कैसे बता दें? 2, 3, 4, 5? अब संख्या भी एक संख्या का अंदाजा तो दे दीजिए, 3 से 5, 5 से 10, कितनी सीटें? हम बैठकर तय करेंगे, जब तक चीजें तय नहीं होंगी तब तक अभी कैसे बताएं? लड़ेंगे, चुनाव तो लड़ेंगे ना? बिल्कुल लड़ेंगे। इसका तो प्रॉमिस किया गया है ना कि आपको अपनी सीट मिलेगी। पॉलिटिकल पार्टी है तो चुनाव पार्टी लड़ेगी, कैसे नहीं लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेंगे। और आप तेजस्वी यादव को अपना नेता मानते हैं गठबंधन का? हम देखिए, हम तो हिंदुस्तान का हर आदमी नेता बनने की योग्यता रखता है। मैं आपकी राय पूछ रहा हूं। हिंदुस्तान का संविधान, मुझे नेता नहीं बनना, मुझे हिंदुस्तान आप भी बन सकते हैं, बन सकते हैं। आप मुझे अपनी राय बताइए, आप तेजस्वी जी को अपना नेता मानेंगे ना? बता तो रहे हैं कि सब लोग नेता हैं, नेता तेजस्वी भी नेता हैं, कैसे नहीं नेता हैं? गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा बिहार में तेजस्वी यादव होंगे, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए पूछ रहा हूं। अभी लोकसभा का चुनाव होगा, हाँ विधानसभा का चुनाव हो नहीं रहा है। लोकसभा के चुनाव में कौन देश के स्तर पर नेता होंगे, बात वहां होगी। चुनाव प्रधानमंत्री का होना है ना, मुख्यमंत्री का चुनाव अभी थोड़े होना है, इसलिए अभी का सवाल यह नहीं है। तो प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे मजबूत दावेदारी किसकी है गैर भाजपाई दलों में? देखिए, गैर भाजपाई दलों में सब दलों की क्या राय है, या महागठबंधन में जो और दल हैं उनकी क्या राय है, क्योंकि बैठ करके अभी उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, इसलिए गठबंधन की कोई राय सामूहिक रूप से बन गई हो ऐसा नहीं है, इसलिए उसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरी पार्टी के बारे में अगर राय पूछिएगा, गठबंधन में जब चर्चा होगी तो अपनी राय हम वहां रखेंगे, लेकिन स्पष्ट मेरी पार्टी की स्पष्ट राय है कि राहुल गांधी जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आप बड़ी खबर देके जा रहे हैं, हेडलाइन देके जा रहे हैं कि राहुल गांधी को आरएलएसपी प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानती है। बिल्कुल 100% हम दावेदार मानते हैं। बाकी तो महागठबंधन या बाकी सब पार्टी मिलकर तय करेगी क्या होगा, लेकिन मेरी पार्टी की मान्यता 100% है कि राहुल गांधी फिट है प्रधानमंत्री कैंडिडेट। पर अखिलेश यादव तो मायावती जी को पीएम चाहते हैं, मायावती जी खुद को पीएम चाहती हैं, तो कैसे गठबंधन है? 3 चेहरे तो अभी हमने 3 मिनट में नाम आ गया सामने। स्वाभाविक है, जहां ज्यादा संभावना होगी ना वहां ज्यादा उम्मीदवार होंगे, जहां संभावना नहीं होगी वहां कोई उम्मीदवार नहीं होना चाहेगा। हम लोग तो देखते हैं ना, पार्टी जब कमजोर स्थिति में होती है तो आदमी को पकड़ के और इलेक्शन लड़ाना पड़ता है, और जब मजबूत स्थिति में पार्टी होती है तो 20 आदमी कहेगा कि हमको टिकट दे दीजिए, हमको टिकट दे दीजिए। तो अभी महागठबंधन यूपीए इतना मजबूत है कि प्रधानमंत्री बनने की होड़ में लोग शामिल हैं। तो आपको लगता है कि ये सब प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं? अखिलेश यादव, मायावती, चंद्रबाबू नायडू, राहुल गांधी, देवेगौड़ा साहब, मुलायम सिंह यादव, और 6 नाम लिए हैं, 5 नाम दावेदार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, कौन कौन दावेदार हैं? मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते रहते हैं। हमने अपनी पार्टी के अध्यक्ष का नाम लिया है मैंने, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, हर पार्टी के सबसे बड़े नेता का नाम लिया है मैंने। जितनी गठबंधन में पार्टियां हैं सबका मुखिया पीएम बनना चाहता है, तो सबसे मजबूत आपके हिसाब से राहुल गांधी है, लेकिन बाकी अलाइज नहीं मानेंगे ऐसा। मायावती तो आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को कोसा है, तो कैसे 273 होगा? कौन मानेगा कि नहीं मानेगा, तो सारी चीजें प्री पोल तय हो या भी कोई जरूरी नहीं है, पोस्ट पोल भी कुछ चीजें तय होती है, समय पर तय हो जाएगा। पोस्ट पोल सरकारें हमने देखी उपेंद्र बाबू,
देवेगौड़ा साहब कितने दिन रहे, गुजराल साहब कितने दिन रहे, वीपी सिंह साहब का क्या हुआ, चंद्रशेखर साहब का क्या हुआ। पोस्ट पोल सरकारें जो बनती हैं, जो गणित को पूरा करके बनती हैं, वो कहां 5 साल चलती हैं। मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी थी, उसके पहले प्रधानमंत्री वो प्री पोल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होंगे कोई पहले से अनाउंस था क्या? प्रधानमंत्री कौन होंगे अनाउंस नहीं था। हाँ। आफ्टर पोल प्रधानमंत्री बन गए हाँ, मनमोहन सिंह जी। इसलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्री पोल ही कैंडिडेचर तय हो, कोई आवश्यक नहीं है। आपको लगता है नहीं कि प्री पोल में ज्यादा मजबूती मिलती है, एक विचार के साथ, एक चेहरे के साथ जुड़ने में, एक लीडरशिप के साथ कोई जरूरी नहीं है, जनता को क्लैरिटी मिलती है। दोनों सिचुएशन हो सकता है, प्री पोल भी पोस्ट पोल भी। इतिहास में दोनों तरह की स्थिति आई है, अभी भी दोनों में से एक हो सकता है, कोई जरूरी नहीं। आप तो बीजेपी के साथ बहुत क्लोजली काम किए 4-4.5 साल, क्या खासियत है अमित शाह नरेंद्र मोदी की जोड़ी की, जो 19 राज्यों तक उनकी पार्टी जीतती चली गई थी, अब 3 राज्य हारे हैं, लेकिन पीक पर वो 19 तक चले गए थे, क्यों हुआ था ऐसा, क्या खासियत? लोगों को झांसा में लेने की जो तरकीब होती है ना, इसके माहिर हैं लोग। कैसे लोगों को झांसा में ले लिया जाए, जुमला बोलकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया जाए, इसमें माहिर है और इसी तरकीब की बदौलत चले गए हैं वहां तक। लेकिन अब हिंदुस्तान के लोग उनकी तरकीब से वाकिफ हो गए हैं, इसलिए अब लोग नहीं जाने वाले हैं उनके साथ। तो आपको लगता है कि इस बार एनडीए का सुपड़ा साफ होने वाला है? एकदम 100% सुपड़ा। कितनी सीटें देंगे आप इस एनडीए को? बीती बार तो 300 के ऊपर पहुंच गया था गठजोड़, इस बार कहां रुकेगा जाके? 2/3 मेजोरिटी आएगा महागठबंधन के लिए, अब बाकी उनके पास क्या आएगा वो अब उनसे पूछ लीजिए। आपको क्या लगा, आप वहां रहे, तो बता रहे हैं कि 2/3 मेजोरिटी महागठबंधन यूपीए। 2/3 मतलब 273, 274, 275। आप गणित जोड़ लीजिए, 542 में 2/3 जोड़ लीजिए, जितना हो। आपको पता है ना, यूपी में जो अलायंस हुआ है मायावती जी अखिलेश जी का, उसमें कांग्रेस को किनारे कर दिया गया है। तो जब कांग्रेस लड़ेगी नहीं उत्तर प्रदेश में, नरेंद्र मोदी जी को आगे कर दिए हैं क्या? नहीं, नरेंद्र मोदी जी को भी आगे नहीं किया उन्होंने। कांग्रेस का पीएम कैसे बनेगा? राहुल गांधी के लिए आप कैसे बैटिंग करेंगे? वो तो कैसे होगा देख लीजिएगा, जब होगा तब की बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई नरेंद्र मोदी जी को आगे कर दिया उन लोगों ने। नरेंद्र मोदी, उन लोगों का भी टारगेट वही है जो टारगेट हम लोगों का है। ये विचारधारा ठीक है कि मोदी को हराना इसलिए सबको एक होना है, क्या ये कंस्ट्रक्टिव है? सकारात्मक एजेंडा देश को दिया आपने ये कि मोदी को हराने के लिए सब एक हो जाते हैं? देखिए, पब्लिक पहले है, जनता पहले, और जनता के लिए जो कुछ भी डिसीजन करना हो किसी पार्टी को, अगर वह पार्टी उसके अनुकूल डिसीजन ले रही है, तो हमको लगता है डेमोक्रेसी में यही होना चाहिए। तो ये डिस्ट्रक्टिव नहीं है कि इसको हराओ उसके बाद देखेंगे क्या होगा। क्यों हराओ? हराओ मीन्स क्यों हराओ? हराओ इसलिए कि देश को बर्बाद करने पर लगे हुए। इन्होंने कहा कि हम डेवलपमेंट का एजेंडा लाएंगे, और सरकार में आने के बाद लोग आज देख रहे हैं कि अपना एजेंडा अब लागू कर रहे हैं। जो एजेंडा इनका नागपुर से, वहां से निर्देशन पे जो एजेंडा मिलता है। तो 4 साल तक तो उस एजेंडे के साथ आप भी थे, 4 साल तक तो एजेंडा नहीं आ रहा था, उसके अंदर अब आप अलग हो गए, तो 4 साल के बाद एजेंडा नागपुर से आ रहा है। उसके अंदर नहीं रहते तो इतनी बात हम बहुत मजबूती से जो कह रहे हैं, हमारा कौन सा नागपुर का एजेंडा आपने लागू किया? इसलिए अनुभव, शिक्षा मंत्री के तौर पर नागपुर का कौन कौन सा एजेंडा आपसे लागू करवाया गया, बता दीजिए देश को। आज देश को बता दे, शिक्षा मंत्री के तौर पे लिमिटेड मेरी भूमिका थी, और जो भूमिका जहां थी, यही सबसे बड़ी शिकायत उनसे। आप दूसरे लोग और भी एलआई पार्टी के हैं, ऑन रिकॉर्ड लोग न बोल पाए तो जरा पर्दा के पीछे उनसे भी पूछ लीजिएगा। पासवान जी बड़े नेता हैं, अभी उनसे अकेले में बात कर लीजिएगा कि क्या है, बता देंगे पासवान जी भी। तो आपके हिसाब से 4 साल में आपसे कोई काम नहीं आरएसएस का लागू करवाया गया, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आरएसएस के एजेंडे पे देख लीजिए ना। यूनिवर्सिटी, आप तो शिक्षा मंत्री है ना, भगवा शिक्षा के भगवाकरण का इल्जाम लगता है बीजेपी पर। आप एग्जांपल बता दीजिए ना, क्या क्या करवा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देख लीजिए ना, आपने कौन कौन सी फाइलों पे साइन कर दिए या करवाई गई आपसे? अब हम अंदर की बात करें कि फाइल मेरे यहाँ आती थी नहीं आती थी, तो ये बात क्यों बताइए ना। नहीं तो अब तो चुनाव का वक्त है, पोल खोलने का वक्त है। ऐसा नहीं, उतना नीचे लेवल पर नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे कि क्या इंटरनल स्थिति थी। लेकिन इतना आप देख लीजिए ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अधिकांश जो वाइस चांसलर्स हैं सब आरएसएस बैकग्राउंड के हैं। अधिकांश, सब नहीं होंगे, लेकिन आरएसएस बैकग्राउंड होना गलत है। आरएसएस के जुड़ा हुआ है का होना, तो क्या वो गलत हो गया है? कांग्रेस अपने लोगों को रखती है। गलत इसलिए हो गया कि आरएसएस वाले को वहां इसलिए लाया जा रहा है कि आरएसएस का एजेंडा लगाएंगे। तो आरएसएस का एजेंडा लगाना गलत है, निश्चित रूप से गलत है। कैसे?
देश की जनता ने आरएसएस के लोगों को चुन के भेजा। चुन के भेजा तो जनता अब देख रही है, अब कहीं ना कहीं भूल हो गई है। अब लोग उस भूल को सुधारेंगे इस बार। और विश्वास भरोसा किया था मोदी जी के ऊपर। मेरे जैसा आदमी भी उनके साथ इसलिए हो गया था कि हमने भरोसा किया था कि मोदी जी हैं, एक तो पिछड़ा समाज से आते आपका हैं बैर और सोशल जस्टिस की बात करते थे उस वक्त। आपका बैर किससे ज्यादा है, मोदी जी से कि नीतीश जी से? गुस्सा किसको लेकर है? गुस्सा की बात इसमें व्यक्तिगत किसी से नहीं है। जो इशू है उस इशू के चलते हम आज यहाँ। आपके इशू के साथ कौन इंसाफ नहीं कर पा रहा है, नीतीश जी की मोदी जी? दोनों नहीं कर दोनों पर मेरा आरोप। 19 के चुनावों के बाद उस तरफ तो नहीं जाएंगे? सवाल ही नहीं उठता है। रहेंगे इधर ही, बिल्कुल तेजस्वी जी के साथ, कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ, पूरे महागठबंधन के साथ। आज हम सबसे लिखवा ले रहे हैं, ये हम सबसे निशान नेता से लिखवा रहे हैं, जितने लोग इस मंच पे आ रहे हैं सम्मेलन में। लिखवा कर आपने रखा है, पहले जरा देख आप। नहीं, तेजस्वी ने एफिडेविट की बात कर दी। हाँ तो हम तो बता, चिराग ने कह दिया कि विपक्ष में बैठ जाएंगे हम। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तीसरे वक्त आप बता तो रहे हम भी। बाकी लोगों का एफिडेविट है तो लाइए कागज, मेरा भी सिग्नेचर ले लीजिए ना, हम तो कह तो रहे हैं। तो अब आप नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पे नीतीश जी के साथ और मोदी जी के साथ? किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे आरएसएस एजेंडा लागू करने वालों के साथ। लेकिन जरा नीतीश जी से पूछ लीजिए कि कहते थे कि भाजपा के साथ जाना उससे अच्छा है मिट्टी में मिल जाना, चले गए। जरा उनसे भी पूछिए कि आप तो कहते थे कि बीजेपी के साथ जाएंगे मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे, कैसे चले गए? आएंगे तो पूछ लीजिए। बिल्कुल आएंगे, शाम को मैं उनसे पूछूंगा, आप चिंता मत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र बाबू, बहुत ईमानदारी से आपने सब सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। फिलहाल वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार शिखर सम्मेलन पटना से लगातार जारी है। अगले मेहमान होंगे रघुवंश प्रसाद सिंह और वरिष्ठ नेता बीजेपी के सीपी ठाकुर साहब। उस स्टेशन को आगे बढ़ाएंगे दिबांग। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।